तो सर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज़ क्लियर कीजिए कि अगर कोई लोन लेता है तो बेसिकली किस चीज़ पे उसको फोकस करना है। फोकस करना चाहिए इंटरेस्ट रेट के ऊपर, एकमात्र इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, इंटरेस्ट रेट तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ मंथली पेमेंट कैसे होगा उसका, वो बहुत जरूरी है, और टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है। अगर अर्पित निगम की वीडियो देख के पैसे नहीं बच पाए तो फायदा क्या मेरे वीडियो बनाने का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो आज हम अर्पित सर से बात करेंगे और जानेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी फॉरेन कंट्री के लिए प्लान करता है तो वो एजुकेशन लोन लेकर भी जाते हैं। तो आज वही हम बात करेंगे कि जो लोन लिया है बच्चों ने, उसकी रीपेमेंट का जो क्राइटेरिया है, किस इंटरेस्ट रेट पे वो पे करें या फिर उनकी क्या मंथली पेमेंट रहती है। तो आइए सर से बात करते हैं और जानते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, एजुकेशन लोन की हम बात करेंगे। जी 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 बेसिकली दो तरीके के लोन है हमारे पास, कोलेटरल है, नॉन कोलेटरल है। जी 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 तो सबसे पहले आप बताइए कि आप बच्चों को क्या प्रेफर करेंगे, किस लोन की तरफ हो जाए। देखो, सबसे ज्यादा जो बच्चे आजकल प्रेफर करते हैं कि बच्चे अनसिक्योर्ड लोन ले लें। ठीक है। अब अनसिक्योर्ड लोन लेने का रीजन क्या है कि उनको एक मेंटल एक फ्रीनेस रहती है कि भाई हमारे घर, मैक्सिमम लोग तो क्या होता है, कोई प्लॉट पे थोड़ा लोन ले रहे होते हैं, अपने घर पे लोन लेते हैं, तो एक फ्री माइंड से लोग जाते हैं कि यार घर गिरवी रखा नहीं है, क्योंकि एक वो मेंटल प्रेशर लेके जाना बहुत अलग चीज है। वैसे कुछ ऐसा कुछ जाता नहीं है, अगर वो लेके चले जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चे जो प्रेफर करते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन प्रेफर करते हैं। इसके साथ जो दूसरा लोन है जो सिक्योर्ड है, वो भी बहुत बच्चे प्रेफर करते हैं, बट कभी कभी जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो उस कंट्री के एम्बेसी अब सिक्योर्ड लोन एक्सेप्ट कर रही है। एग्जांपल लेता हूँ मैं न्यूजीलैंड, तो बच्चों को न्यूजीलैंड में अनसिक्योर्ड लोन एक्सेप्टेड ही नहीं है, तो सिक्योर्ड लोन ही लेना पड़ेगा। तो दोनों लोन ले सकते हैं, पर बच्चों की प्रेफरेंस अनसिक्योर्ड लोन की ज्यादातर रही है। ठीक है, मतलब जहाँ कंट्रीज में से एक्सेप्ट होगा वहाँ ले सकते हैं जी जी अनसिक्योर्ड लोन। हाँ जी हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बच्चे हैं जो अनसिक्योर्ड लोन लेके जाते हैं, 40 लाख 50 लाख का लेके जा रहे हैं, और आराम से मिल भी जाता है, बिकॉज दे आर गोइंग फॉर अ मास्टर डिग्री इन वेरी गुड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो चलिए सर, मान लीजिए कोई स्टूडेंट जाता है 3 साल के कोर्स के लिए जाता है, स्पेशली मान लीजिए आप बैचलर डिग्री के बैचलर लिए डिग्री। ठीक है। तो अगर उसमें बच्चे ने 40 लाख का लोन लिया है, बट ऑन एन इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट लगता है 9 से 13% का जो भी इंटरेस्ट लगता है, वो एट लास्ट जाके उसको 60-70 लाख रुपए देने पड़ते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो ऐसी आप उनको क्या हिदायत देंगे या क्या राय देंगे कि वो ऐसे रीपेमेंट ना करनी पड़े? देखो, ये एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट रेट है, ये आपको समझना पड़ेगा। 9% तो बहुत कम जगह ही होता है। सिक्योर्ड लोन लेंगे तो कहीं कहीं जगह पे 10 या फिर 9.5 या फिर 10 सवा 10 होता है। नॉर्मली देखा जाए तो वो 11%, 12% या 13% के अराउंड ही रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक या फिर NBFC जहाँ से आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है। अब इसमें क्या है कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कई जगह पे अगर आप बैचलर डिग्री अप्लाई कर रहे हैं, तो बैचलर डिग्री में अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं अनसिक्योर्ड, ठीक है, तो ऐसा होता है कि जो आपकी EMI है वो इमीडिएट ही स्टार्ट हो जाती है। बहुत जगह पे ऐसा भी होता है, बट मैं एक्चुअल प्रोसेस बताता हूँ कि इन केस अ स्टूडेंट इज गोइंग फॉर अ मास्टर डिग्री और वो एजुकेशन लोन ले रहा है अनसिक्योर्ड, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं वो मास्टर्स करने जा रहे होते हैं, सब किसी का वर्क एक्सपीरियंस भी होता है इंडिया में। अब 2 साल की मास्टर्स है, लेके चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लेता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेबल है, 2 साल की मास्टर है, तो 2 साल का हमें मॉनिटोरियम मिलता है, प्लस किसी बैंक में 6 महीने का हमें मॉनिटोरियम और मिलता है, हम अपनी जॉब ढूंढे, या फिर किसी में 1 साल का भी मिलता है। तो आप लगा के चलो, जिस दिन आपने लोन लिया, ठीक है, उससे 2.5 साल और 3 साल के बीच का आपको मॉनिटोरियम पीरियड लगेगा, जिसमें आपको EMI नहीं देनी, ठीक है, और EMI आपकी स्टार्ट होगी आफ्टर 1 ईयर of your completion of your course date. ठीक है। EMI will start after 1 year of the completion of your course date. या फिर हो सकता है 6 महीने बाद स्टार्ट हो, तो 6 महीने से 1 साल के बीच की होगी, बट ऐसा नहीं कि उस दौरान कुछ पे ही नहीं करना। ठीक है। आपको इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट ऐसा नहीं कि कम अमाउंट होता है, अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो चलिए सर, बच्चे 40-50 लाख लेके तो चले जाते हैं, ठीक है, बट क्या वो चुका पाते हैं इसको वापस? देखो, मैं आपको इसको थोड़ा डिस्क्राइब इस तरीके से करूंगा। रीपेमेंट कैसे होती है? रीपेमेंट के पहले मैं एक चीज है जो बच्चों को बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद बैंक में रह चुका हूं, पहले लोन डिपार्टमेंट में नहीं था, पर बैंक में काम किया, तो थोड़ा बहुत मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज है। बस मैं आपको ये बताऊंगा कि इफ यू हैव टेकन एजुकेशन लोन फ्रॉम इंडिया इन INR एंड इफ यू आर गोइंग टू एनी कंट्री जहाँ पे डॉलर रेट बहुत ज्यादा है, तो इट इज वेरी इजी टू रीपे इट। ठीक है। तो इंडियन करेंसी में लोन लेके और ऑस्ट्रेलिया जाके अगर वो आप कमाई कर रहे हैं और डॉलर्स में कमा के रीपेमेंट बहुत आसान होता है।
अब आपने बच्चे सोच रहे हैं मैंने बहुत आसान बोल दिया, इतना आसान भी नहीं होता। बट आप इमेजिन करिए कि एज कंपेयर टू इंडिया, आप इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में कमा रहे हैं और इतने अमाउंट का लोन रिपेमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप फॉरेन करेंसी में कमा रहे हैं तो एज कंपेयर टू इंडिया इट इज़ वेरी ईजियर। मैं उस कंपैरिजन में आपको बोल रहा हूँ। अब आपकी बात की कैसे रिपेमेंट करनी है। देखो रीपेमेंट का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चे पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं वहाँ जाके, ठीक है। अब और ये जो लोन लेना होता है 50 लाख का या 40 लाख का, ये ऐसा तो है नहीं एक बार में ले लेते हैं। पहले फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जाती है, फिर सेकंड सेमेस्टर की फीस जाती है, कहीं कहीं ईयरली फीस जाती है। तो ये धीरे धीरे आपका अकोमुलेट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता है। क्योंकि जितनी आपने अमाउंट डिसबर्स कराई है ना, आप समझिएगा अमाउंट लिया आपने 40 लाख रुपए का, तो पहले अमाउंट आपने डिसबर्स कराई 15 लाख रुपए या फिर 20 लाख रुपए, तो 15 लाख के ऊपर ही इंटरेस्ट अमाउंट लगेगा आपको, ये ध्यान देने की जरूरत है। और वो इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होता, मतलब ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा नहीं होता है। उसका इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 15 लाख 16 लाख रुपए, तो वो आपने पे करना है। मोनिटोरियम मिल भी रहा हो तब भी आप पे करो। उसमें क्या होगा, जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ेगा नहीं। पता चला जब तक आपने वो जो 2 साल 2.5 साल इंटरेस्ट आपने बचाया कि मैं इंटरेस्ट भी पे नहीं करूंगा, तो वो अमाउंट एक्यूमुलेट होकर आपका जो प्रिंसिपल है वो बढ़ जाएगा। तो आपने प्रिंसिपल नहीं बढ़ाना है, इंटरेस्ट अमाउंट पे करते रहना है। और हो भी सकता है यहाँ पे आपको उसके लिए क्या कहते हैं, कोई यहाँ पे वो लोग FD मॉर्गेज कर लेते हैं, जैसे 5 लाख की 3 लाख की 4 लाख की, तो वो भी करके जाओ। बैंक आपको ऑप्शन देता है, या फिर जो भी आपको लोन करके दे रहा है, HDFC क्रेडिट करा रहे हो, ICICI बैंक से करा रहे हो, कोई और बैंक है, एक्सिस है या फिर दूसरा बैंक है, वो आपको ऑप्शन देगा। तो वो आपने ध्यान देना है कि जो 2-2.5 साल का जो पीरियड होता है कि जब तक आपको जॉब नहीं लगती, तो उस अमाउंट में जो इंटरेस्ट रेट है या फिर इंटरेस्ट अमाउंट है वो पे करना ही करना है आपको। और वो ज्यादा अमाउंट नहीं, 17-18 हजार 12 हजार 15 हजार आता है, पर वो रिकरिंग आपको उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा। जो अमाउंट आएगा भी नहीं उस पर भी इंटरेस्ट लगता रहेगा, तो एक्यूमुलेट होता रहता है। वो आपने ध्यान देना है। और वो आप बचाओगे तो ऐसा हो सकता है कि 2.5 साल बाद या जब आपका अमाउंट वो 40 लाख हो, तो क्योंकि आदमी कमाता है तो सबसे पहले लोन पे ही करता है और कुछ नहीं करता है। और वो जो 40 लाख का लोन लेके जा रहे हैं वो पूरे अमाउंट का लोन डिसबर्स भी नहीं कराते। वो पहले सेमेस्टर की फीस लेके जा रहे हैं, दूसरे सेमेस्टर की करा लेंगे, हो सकता है तीसरे सेमेस्टर की करा ले। पर ऐसा भी हो सकता है उन्होंने वो पैसा सेव किया हो तो लास्ट सेमेस्टर की फीस खुद पे कर दी, या फिर थर्ड सेमेस्टर की आधी फीस पे कर दी, तो टोटल अमाउंट भी नहीं ले रहा बच्चा। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जो अमाउंट एग्जाम्पल लेता हूँ कि 1 करोड़ का लोन हुआ तो मैं इसको 100% ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें से मैक्सिमम बच्चे 60 से 70% ही लोन अमाउंट यूज करते हैं। तो उसमें भी आपने ये जरूर ध्यान देना है कि आप उसकी धीरे धीरे इंटरेस्ट अमाउंट पे करते रहें और पैसा एक्यूमुलेट करें, जितनी जल्दी लोन खत्म करें। अब लोन पीरियड 7 साल का मिलेगा, 7 साल में कंप्लीट नहीं करना है भाई, 2-3 साल में करना है, वरना बैंक पैसा ही इंटरेस्ट ही बहुत चार्ज करता रह जाएगा। ये आपने ध्यान देना है। तो सर दोनों लोन की तो आपने बात कर दी, रीपेमेंट बता दी, बट कोलेटरल लोन और दूसरी तरफ है नॉन कोलेटरल लोन। जी जी जी। तो किस में वीजा चांसेस ज्यादा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी में एक में वीजा चांसेस मतलब इस पे डिपेंड नहीं करता। 100% कहीं भी डिपेंडेंसी नहीं है, कहीं रिटर्न नहीं है, ठीक है। पर जो मार्केट प्रैक्टिस है, सेट मार्केट प्रैक्टिस में ये बोला गया है, और यूनिवर्सिटीज भी ज्यादातर प्रेफरेंस देती है सिक्योर्ड लोन को, ठीक है। मैं अनसिक्योर्ड लोन को ज्यादा मैं करता हूँ प्रमोट, और बच्चों को पहले कई बार बच्चों के वीजे भी आ चुके हैं अनसिक्योर्ड लोन पे। ये मतलब कई यूनिवर्सिटियां तो कहती थी कि आप हमें अनसिक्योर्ड लोन दे दो फुल डिसबर्समेंट के साथ, GT अप्रूव, ऐसा भी था। तो इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं, बट एक बच्चे को ध्यान देना पड़ेगा जब भी वो लोन ले रहे हैं, वो ये जरूर ध्यान दें कि जिस यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी की GT क्राइटेरिया में वो लोन एक्सेप्ट होता है नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ऐसी है जो GT में अनसिक्योर्ड लोन एक्सेप्ट नहीं करती, बहुत सारी नहीं, बहुत कम है, पर हाँ दे आर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, 7-8 यूनिवर्सिटीज होंगी। पता चला आप उसी को टारगेट करना चाह रहे हो, देयर इज सम कोर्स इन विच यू वांट टू स्टडी, तो वो आपने ध्यान दे के अप्लाई करना और कुछ नहीं।